नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप एक कागज पेन लेकर बैठ गए होंगे जिस पर आपने 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख ली होगी और उन्हीं के द्वारा आज का आप फुल मॉक टेस्ट नंबर 3 करेंगे जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे। ये मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा। इसमें मैंने बहुत से प्रश्न स्वयं से निर्मित किए हैं ताकि आपका पूरे सिलेबस का रिवीजन भी हो और आपका पूरा एक बेहतरीन मॉडल पेपर मॉक टेस्ट आपको लगे ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत महसूस ना हो। सिर्फ किताबी एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको नए एमसीक्यू भी देखने होंगे और सिलेबस की पूरी जानकारी आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इकट्ठी कर लीजिए और लगातार अपने साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह मेरी गारंटी है कि आपका 100% पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी और जितने लोग भी जुड़े हैं उनका मॉक टेस्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर आ रहा है, 80-90 प्रश्न कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा और परीक्षा तक आप देखिएगा आपका रिजल्ट निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक आएगा। आपका सिलेक्शन पक्का होगा इसी भर्ती में। तो प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इसी विश्वास के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का 100 एमसीक्यू का फुल मॉक टेस्ट 3। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू किया जाए, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गरिमा बैच से जुड़ने के लिए आपको प्रक्रिया पूरी बता ही दी गई है, वहां से आप जुड़कर इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक आंगनवाड़ी केंद्र किस राज्य में कार्यरत हैं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो भारत में सर्वाधिक आंगनवाड़ी केंद्र किस राज्य में कार्यरत हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर? आपको पहले का सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है आपका, पूरक पोषण सेवा प्रदान किया जाता है, बताइए पूरक पोषण सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा, बी है एनएम द्वारा,
सी आशा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूरक पोषण सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा प्रदान की जाती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य क्या है? बताइए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य क्या है? स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना तथा माताओं में शिशुओं को अपना दूध पिलाने, पोषण आहार संबंधी मार्गदर्शन देना, या दस्त, हैजा आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजना, या किशोरों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर मदद करना, या उपयुक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना तथा माताओं में शिशुओं को अपना दूध पिलाने, पोषण आहार संबंधी परामर्श देना, या दस्त, हैजा आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजना, या किशोरों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना, या उपयुक्त सभी। तो तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। क्लियर आपको? उपयुक्त सभी, ये सभी कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ती करती है। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? बताइए, संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है आपका 2004, बी 2005, सी 2006 और डी 2007। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 2005 में। क्लियर आपको? फोकस बना के अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहिए और ये सभी मॉक टेस्ट करते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी आने वाली भर्ती परीक्षा में। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है? बताइए, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है सकारात्मक नियंत्रण का, बी है अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, सी है नकारात्मक नियंत्रण का और डी ऑप्शन है आपका औपचारिक नियंत्रण का। बताइए, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है? तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, नकारात्मक नियंत्रण का। क्लियर आपको? नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? बताइए, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? ए ऑप्शन है आपका जिमरमैन ने, बी है मर्डॉक ने, सी है वार्नर ने, डी है जॉनसन ने। बताइए मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? तो छठे का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, मर्डॉक ने दी है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? ए आर्थिक व्यवस्था, बी पारिवारिक व्यवस्था, सी वैवाहिक व्यवस्था, डी कानूनी व्यवस्था। बताइए एबीसीडी में सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, कानूनी व्यवस्था। क्लियर आपको? ये लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है। हालांकि यहां पर विशेष आपको प्रावधान दिखते हैं लिंग के आधार पर, लेकिन ये असमानता को नहीं, वो समानता के लिए बनाए गए प्रावधान होते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? बताइए, भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? ए हिंदुओं में, बी मुसलमानों में, सी ईसाइयों में, डी यहूदियों में। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, हिंदुओं में। क्लियर आपको? हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह मान्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? ए ऑप्शन है वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को,
बी ऑप्शन है वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, सी है वधू द्वारा वर को, डी है वर द्वारा वधू को। बताइए निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, वर द्वारा वधू को मेहर का भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका शारदा एक्ट संबंधित है। बताइए शारदा एक्ट किससे संबंधित है? क्या दहेज प्रथा से है, क्या बाल विवाह से है, क्या विधवा पुनर्विवाह से है, या देवदासी प्रथा से है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो 10वीं का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? 10वीं का सही ऑप्शन कौन सा है? बी है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष कब किया गया था? बताइए हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों की कानूनी विवाह उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष कब किया गया था? तो 11वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 11वीं का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1956 में किया गया था। क्लियर आपको? हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष 1956 में किया गया था। तो 11वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? बताइए मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए ऑप्शन है आपका 1939 में, बी है 1942 में, सी है 1955 में, डी है 1951 में। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके बताइए मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 12वीं का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 1939 में आया। क्लियर है आपको? लगातार बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से पक्का होगा। अगला प्रश्न है आपका लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? बताइए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है आपका महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण, बी है महिला शक्ति केंद्र की स्थापना, सी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं को लागू करना, डी है उच्च न्यायालयों में महिलाओं को आरक्षण। बताइए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? 13वें का सही ऑप्शन आपका डी है, उच्च न्यायालयों में महिलाओं को आरक्षण ये व्यवस्था नहीं की गई है, यह उपाय नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1976 में, डी 1978 में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? 1976 में। और एक बात आपको मैं और कहना चाहूंगा कि जब आप कमेंट में अपने टोटल सही प्रश्न बताया करें तो वहां पर यह भी बताया करें कि आपके कुल कितने प्रश्न गलत हुए। क्लियर आपको? क्योंकि वहां पर माइनस मार्किंग भी है आपकी परीक्षा में, इसलिए आप तुक्का भी मत मारा करें पेपर में। अभी किसी भी मॉक टेस्ट में, किसी भी मॉडल पेपर में आप तुक्के नहीं मारे, सिर्फ जो आ रहा है आपको वही करें, ताकि परीक्षा में आपको वो सब करने का मौका मिले जो आप यहां नहीं कर रहे हैं। अभी आप स्वयं का आकलन करने के लिए मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तुक्का मारने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्लियर है आपको? तो 14वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 26। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, अनुच्छेद 26 में। क्लियर आपको, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, बताइएगा। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। ए संस्कृत, बी तेलुगु, सी तमिल, डी हिंदी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, संस्कृत। क्लियर आपको, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ए 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में और डी है 2007 में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 2004 में की गई। क्लियर आपको, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो वर्ष 1990 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई, जो 65वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही था, लेकिन इसे बाद में अलग अलग कर दिया गया। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। बताइए, बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ए 2009-10 में, बी 2010-11 में, सी 2011-12 में, डी 2012-13 में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 2009-10 में। क्लियर आपको, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। बताइएगा, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। ए रक्त संबंध, बी वैवाहिक संबंध, सी संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंधों का टूटना। क्लियर है आपको, ये पारिवारिक विघटन का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई। बताइए, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई। ए 1996 में, बी 2001 में, सी 2008 में, डी 2013 में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 20 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2001 में बनाई गई थी। तब आपके प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। क्लियर आपको, कौन थे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है आपका, किसके अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। बताइए, किसके अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, डब्ल्यू बेलेस बीबर। क्लियर आपको, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डब्ल्यू बेलेस बीबर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है
ऑप्शन ए है आपका एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, बी है कॉर सैंडर्स एंड डाल्टन, सी है ए तथा बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है। बताइए। तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, ए तथा बी दोनों। ये चारों व्यक्ति जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक एवं समर्थक दोनों है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है। जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंग अनुपात या उपयुक्त सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है। तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, माल्थसियन नियंत्रण को अन्यथा कहा जाता है। बताइए माल्थसियन नियंत्रण को अन्यथा क्या कहा जाता है। निवारणात्मक नियंत्रण, सकारात्मक नियंत्रण, परिवार नियोजन से आगे, विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। बताइए माल्थसियन नियंत्रण को अन्यथा क्या कहा जाता है। तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सकारात्मक नियंत्रण कहा जाता है। क्लियर आपको, क्या कहा जाता है, सकारात्मक नियंत्रण। अगला प्रश्न है आपका, वह विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है क्या कहलाता है। बताइए वह विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका जेरेनेटोलॉजी, बी है सोशल वर्क, सी सोशल बायोलॉजी, डी है जीनियोलॉजी। तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, जेरेनेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर आपको। अब आपने 1/4 मॉक टेस्ट कर लिया है, बचा है आपका 3/4, वो भी अभी आप कर लेंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, उत्प्रवास संबंधित है। बताइए उत्प्रवास किससे संबंधित है। ए जनसंख्या से, बी ग्रामों से, सी नगरों से, डी उपयुक्त सभी से। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्प्रवास किससे संबंधित है। तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, जनसंख्या से संबंधित है। क्लियर आपको, उत्प्रवास जनसंख्या से संबंधित है। एक देश से किसी दूसरे देश में जाकर निवास करना उत्प्रवास कहलाता है। क्लियर आपको, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूह में किसने वर्गीकृत किया है। बताइए भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूहों में किसने वर्गीकृत किया है। तो 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए रिजले, बी बीएस गुहा, सी क्रोवर, डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूहों में किसने वर्गीकृत किया है। तो 27 का बी ऑप्शन आपका सही है, बीएस गुहा ने किया है। क्लियर आपको, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बीएस गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से हैं। एक तो निग्रिटो है, दूसरी आद्य ऑस्ट्रेलाइड है, तीसरी मंगलोइड है, चौथी पूर्व मंगोलॉइड है, पांचवी पश्चिमी चौड़े और सिर वाली प्रजातियां हैं, छठा नार्डिक प्रजाति है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय परिभाषित वह परिभाषित शब्द जो जनसंख्या संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है सामान्यता किस रूप में जाना जाता है। बताइए वह परिभाषित शब्द जो जनसंख्या संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है सामान्यता किस रूप में जाना जाता है। तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको, सतत विकास। सतत विकास क्या होता है, जब पर्यावरण, जनसंख्या और संसाधन इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर विकास को की ओर बढ़ा जाता है तो वो सतत विकास कहलाता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार
किशोरावस्था किस आयु को कहते हैं, बताइएगा। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था किस आयु को कहते हैं? ए 14 से 20 वर्ष, बी 13 से 18 वर्ष, सी 12 से 18 वर्ष, डी 11 से 17 वर्ष। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था किस आयु को कहते हैं? तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 12 से 18 वर्ष। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, पियाजे ने किस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है? बताइए, पियाजे ने किस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है? ए 2 से 7 वर्ष, बी 7 से 11 वर्ष, डी 8 से 12 वर्ष, सी 8 से 12 वर्ष और डी है 6 से 9 वर्ष। बताइए, पियाजे ने किस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है? 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 30 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को पियाजे ने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। अगला प्रश्न है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बताइए, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? संज्ञात्मक विकास के चरण, या शारीरिक विकास के चरण, या संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण? बताइए, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? तो 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी, नैतिक विकास के चरण सीखते हैं कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे। क्लियर है आपको? अब आपका अगला प्रश्न है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? बताइए, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? ए माता पिता पर, बी वातावरण पर, सी विद्यालय के वातावरण पर, डी समाज पर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, माता पिता पर। क्लियर है आपको? ए माता पिता पर निर्भर करता है बालक का प्रारंभिक विकास। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सी जोड़ी गलत है? ए प्लेग चूहा, बी रेबीज कुत्ता, सी टेपवर्म सुअर, डी पोलियो बंदर। बताइए, निम्न में कौन सी जोड़ी गलत है? 33 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, पोलियो बंदर से नहीं फैलता है। क्लियर है आपको? प्लेग चूहा रेबीज कुत्ता से, टेपवर्म सुअर से, पोलियो बंदर से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, शरीर में ऊर्जा का संचय करना, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना, शरीर को मजबूत बनाना, या रक्त परिचरण को शुद्धतम रखना। बताइए, प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षा के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? बताइए, एंटीजन और एंटीबॉडीज, लंबवत और क्षैतिज, स्वाभाविक और विशिष्ट या उपार्जित, या उपरोक्त सभी। प्रतिरक्षा के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? तो 35 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, स्वाभाविक और विशिष्ट या उपार्जित। ये सभी क्या है? प्रतिरक्षा के दो प्रमुख भेद हैं। अगला प्रश्न है आपका, एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किसमें बनते हैं? ए डीएनए में, बी आरएनए में, सी डब्ल्यूबीसी में, डी लिम्फोसाइट्स में। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एंटीबॉडीज निम्नलिखित में किस में बनते हैं? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, लिम्फोसाइट्स में बनते हैं। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान मां और नवजात शिशु को बचाव हेतु कौन सा रोग प्रतिरोधक टीका दिया जाता है? बताइए, गर्भावस्था के दौरान मां और नवजात शिशु को बचाव हेतु कौन सा रोग प्रतिरोधक टीका दिया जाता है? ए पोलियो का, बी टिटनेस का, सी बीसीजी का, डी हेपेटाइटिस का। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? गर्भावस्था के दौरान मां और नवजात शिशु को बचाव हेतु कौन सा रोग प्रतिरोधक टीका दिया जाता है? 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, टिटनेस का टीका दिया जाता है। क्लियर है आपको?
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, टिटनेस टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एमिल बान वेहरिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। बताइएगा, टिटनेस टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एमिल वान वेहरिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, एमिल वान वेहरिंग ने। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एमिल वान वेहरिंग ने टिटनेस टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? ए मधुमेह, बी पोलियो, सी काली खांसी, डी चेचक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, मधुमेह को वैक्सीन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, जिसको आप डायबिटीज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रमुख विधि कौन सी है? बताइए, खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रमुख विधि कौन सी है? ए भिगोना, बी कुल्ले फूटना, सी उपयुक्त दोनों सही है, डी उपयुक्त दोनों गलत है। बताइएगा कि खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रमुख विधि कौन सी है? भिगोना, कुल्ले फूटना, उपयुक्त दोनों सही है या उपयुक्त दोनों गलत है? तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, उपयुक्त दोनों सही है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अभिकथन ए, सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए, कारण आर, रसहीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है परंतु एंजाइम को निष्क्रिय नहीं करता है। बताइएगा कि अभिकथन ए है कि सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए, कारण क्या है कि रसहीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है परंतु एंजाइम को निष्क्रिय नहीं करता है। तो आपको ये दोनों पहचानना है, क्या कथन सही है या कारण सही है या दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है। ऑप्शन है आपके ए और आर दोनों सत्य है, बी है ए असत्य है परंतु आर असत्य है, सी ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, डी ऑप्शन है ए और आर दोनों असत्य है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है ये बात। तो ए तो सत्य हो गया। अब आर पे बात कर लेते हैं। रसहीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता है, तो कारण भी सही है। क्लियर आपको? तो 41 का ए ऑप्शन आपका सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। ए जल की मात्रा से, बी पोषक तत्वों की मात्रा से, सी संरचना से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा खाद्य पदार्थों के संरक्षण की अवधि किससे संबंधित है? तो 42 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, जल की मात्रा से संबंधित है। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? ए पेप्सिन कहते हैं, बी असाइलेज कहते हैं, बी ब्रोमीन कहते हैं, सी असाइलेज कहते हैं, डी रेनिन कहते हैं। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो 43 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, असाइलेज कहा जाता है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए उबालना, बी गहरी विधि द्वारा तलना, सी खदकना, डी बाष्प द्वारा पकाना। बताइएगा निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जल्दी से बताइए। फोर्टी फोर का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 44 का डी ऑप्शन आपका सही है, बाष्प द्वारा पकाना। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, टीचर जब आपसे कहता है कि पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा बहुत ही जल्दी होगी,
तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसकी बात सही साबित हो। वो आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कहता है कि आप पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें। और जिन लोगों ने मेरी बातें सुनी हैं, उनके आज परिणाम अच्छे आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। वो 80 से 90 से 95 प्रश्न तक सही कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, वो लगातार अपने सिलेबस के साथ जुड़े हुए थे, वो लगातार पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जो परीक्षा की डेट के इंतजार में बैठे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग के इंतजार में बैठे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये लिख कर दे सकता हूं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर वो अभी भी पढ़ाई नहीं शुरू कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो अगर शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वो पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आप सोचिए कि क्या वो एक साथ पूरा सिलेबस पढ़ पाएंगे? कभी नहीं पढ़ पाएंगे। अभी भी समय है, अगर अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे गंभीर होकर, तो उनके चांसेस बन सकते हैं सिलेक्शन पाने का। लेकिन जो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद पढ़ाई करने की सोच रहा है, उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। वो जब किसी भी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करेगा, जब पूरी क्लासेस इकट्ठी देखेगा, 50, 60, 40, 45 जितनी भी होगी, वो देखकर ही डर जाएगा कि 60 क्लास पढ़नी है, देखकर ही डर जाएगा कि 50 क्लास पढ़नी है। वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो गंभीर हो जाइए। जो शॉर्ट लिस्टिंग के इंतजार में बैठे हैं, उन्हें सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई के लिए। मैं ये बात आपको शुरुआत में भी बता सकता था, लेकिन मैं मॉक टेस्ट के बीच में बता रहा हूं। क्यों? ताकि अभी वही लोग रुके होंगे जो वाकई में अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है। बाकी लोग वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे। 10-15 देखे होंगे, किसी ने 20 प्रश्न देखे होंगे, किसी ने 30 प्रश्न देखे होंगे। लेकिन अगर अभी भी आप ये 44वां प्रश्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए सीरियस हैं, गंभीर हैं। और इसी गंभीरता का आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा जब आप परीक्षा हॉल में पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। तो निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? वाष्प द्वारा पकाना बिल्कुल सर्वोत्तम विधि है। इसमें पोषक तत्वों की हानि बहुत कम होती है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताया है? बताइए। न्यूमैन ने, कोल ने, रास ने, फ्रायड ने। बताइए, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताया है? तो 45 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो सी है, रॉस ने बताया है। क्लियर है आपको? जितने भी परिभाषाएं हैं वो आप नोट करिए एक पेपर पे और उन्हें बार बार रिवाइज करिए। क्लियर है आपको? यही एक तरीका है उन्हें देखने का। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और कुल कितने प्रश्न गलत हुए। दोनों चीजें आप लिखा करिए, एक चीज मत लिखा करिए, क्योंकि वहां पर आपको निगेटिव मार्किंग भी करनी होती है। मुझे यह भी देखना होता है शाम को जब मैं कट ऑफ बनाता हूं। क्लियर है आपको? तो कट ऑफ वाला वीडियो भी देखा करिए, ताकि आपको आकलन हो सके कि आपने जो प्रश्न सही किया है वो कितना सही है, आपके लिए कितनी मेहनत आपको और आवश्यकता है। क्लियर है आपको? तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। बताइए, ये किसका कथन है? बताइएगा। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए है आपका क्रो एंड क्रो का, बी है जर्सिल्ड का, सी है स्टेनले हॉल का, डी है विग वा हंट का। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 46 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो डी है, विग वा हंट का है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एडोलसेंस पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए, एडोलसेंस पुस्तक का लेखक कौन है? ए स्टेनले हॉल है, बी वेस्टर्न मार्क है, सी बिग एंड हंट है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए, एडोलसेंस पुस्तक का लेखक कौन है? स्टेनले हॉल है, या वेस्टर्न मार्क है, या विग वा हंट है, या इनमें से कोई नहीं है? तो 47 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो ए है, स्टेनले हॉल है। क्लियर आपको? एडोलसेंस की पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेनले हॉल है। अगला प्रश्न है आपका, किस स्थिति के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है? बताइए, किस स्थिति के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है? ए गर्भावस्था में, बी आराम की स्थिति में, सी स्तनपान के दौरान, डी दौड़ने के दौरान। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किस स्थिति के दौरान
प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 48 का, वो सी है, स्तनपान के दौरान। क्लियर है आपको? स्तनपान के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? विटामिन ए व बी, विटामिन सी, विटामिन डी व के, या विटामिन के? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो 49 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो सी है, विटामिन डी व के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अगला प्रश्न है आपका, उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके बताइए। उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 50 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो सी है, 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है आपको? तो पोषक तत्वों को मुख्यतः 4 प्रकार के पोषक तत्वों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका होता है ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व, जिसमें वसा आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। फिर दूसरे आते हैं आपके वृद्धि एवं निर्माण संबंधी पोषक तत्व, जिसमें प्रोटीन आता है। फिर तीसरा है आपका उपापचयी नियंत्रक पदार्थ, जिसमें विटामिन आता है, लवण आता है, जल आता है। फिर अगला है आपका आनुवांशिक पदार्थ, जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, जिससे आरएनए और डीएनए बनता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शिशु मृत्यु दर में कमी किस राज्य के द्वारा लाई गई है? बताइए, शिशु मृत्यु दर में कमी किस राज्य के द्वारा लाई गई है? ए असम द्वारा, बी हिमाचल प्रदेश द्वारा, सी केरल द्वारा, डी बिहार द्वारा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। शिशु मृत्यु दर में कमी किस राज्य के द्वारा लाई गई है? तो 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 51 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, असम द्वारा लाई गई है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्तमान में भारत की प्रजनन दर कितनी है? आज या कल में मैं आपको ये पूरा करवा दूंगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, इसको मैं गारंटी के साथ करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ए ऑप्शन है 2.1, बी है 2.0, तीसरा है 3.0 और चौथा ऑप्शन है आपका 2.3। बताइएगा एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्तमान में भारत की प्रजनन दर कितनी है? तो 52 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो बी है 2.0। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 मई, 1 से 7 अगस्त, डी ऑप्शन है 1 से 7 अप्रैल। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 53 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो सी है, 1 से 7 अगस्त। क्लियर है आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और एक एक चीज को समझते रहिए। जो तरीका बताया गया है आपको मॉक टेस्ट करने का, उसे फॉलो करिए और निश्चित रूप से आपको आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज्यादा खुशियां मनाने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, नियोनटेल मॉर्टेलिटी नवजात शिशु मृत्यु से आशय है। इस जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, 20 जन्म के बाद 35 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, सी जन्म के बाद 60 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, डी जन्म के बाद 7 सप्ताह के भीतर होने वाली मृत्यु। बताइएगा नियोनेटल मॉर्टेलिटी यानी कि नवजात शिशु मृत्यु से क्या आशय है? तो 54 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो ए है, जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु। अगला प्रश्न है आपका, जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। उपर्युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए, जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए चॉम्स्की का है, बी गार्डनर का है, सी हेनरी स्वीट का है, डी प्लेटो का है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो 55 का सी ऑप्शन आपका सही है, यह कथन हेनरी स्वीट का है। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक प्राविधियां कौन सी हैं? ए अनुकरण एवं वार्तालाप, बी प्रश्नोत्तर, सी खेल एवं कहानी सुनना, डी इनमें से सभी। बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक प्राविधियां कौन सी हैं? 56 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, इनमें से सभी। क्लियर आपको? बच्चों के भाषाई विकास के लिए खेल एवं कहानी सुनाना, प्रश्नोत्तर करना, अनुकरण एवं वार्तालाप करना, ये सभी सहायक प्राविधियां हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए। विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए सेल, बी मुनरो, सी हरलॉक, डी वाटसन। विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? 57 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, सेल का है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? बताइए। मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? 58 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 14 संवेगों का उल्लेख किया है। क्लियर है आपको? वो 14 संवेग कौन से हैं ये आपको बताए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतः प्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से? बताइए। अंतः प्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? ए ऑप्शन है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अंतः प्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 59 का बी ऑप्शन आपका सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए कोल और ब्रूस का है, बी ऑप्शन है एलिस क्रो का है, सी ऑप्शन है ब्रिजेज का है, डी ऑप्शन है हरलाक का है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो 60 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, कोल और ब्रूस का है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यहां 44 कुछ नहीं है, इसको आप डिलीट मारिए। बताइएगा अगला प्रश्न है जो आपका, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए ऑप्शन है आपका क्रो एंड क्रो का, बी बाइगोत्स्की का, सी वुडवर्थ का, डी लेवी का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो 61 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, वुडवर्थ का है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं, यह कथन किसका है? बताइए। विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है आपका जेम्स ड्रेवर, बी हरलाक, सी मुनरो, डी पियाजे। तो 62 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, हरलाक का है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका,
अस्पताल में प्रसव कराने के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं? और 1 नंबर दिया गया है, मां व शिशु की देखभाल उचित व वैज्ञानिक रीति से हो जाती है। दूसरा नंबर दिया गया है, कोई भी परेशानी आने पर तत्काल आधुनिक डॉक्टरी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा है आपका, प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री अस्पताल में मिल जाती है। चौथा है आपका, विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होती है। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहले आपको पता करने हैं इन चारों कूटों में कौन से कूट सही है। देखिए, और उसी के आधार पर आपको ऑप्शन चुनने हैं। पहला है 1 2, दूसरे में दिया है 2 3, तीसरे सी में ऑप्शन दिया है 1 2 3 और चौथे में दिया है 4 1। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 63 का? 63 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? देखिए 63 में पहला कूट दिया गया है, मां व शिशु की देखभाल उचित व वैज्ञानिक रीति से हो जाती है, ये तो सही है। दूसरा है, कोई भी परेशानी आने पर तत्काल आधुनिक डॉक्टरी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, ये भी सही है। प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री अस्पताल में मिल जाती है, ये भी सही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होती है, ये गलत है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना क्या कहलाता है? बताइए, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना क्या कहलाता है? ए रजनोवृत्ति, बी मेनार्की, सी अंडोत्कर्ष, डी ऑप्शन है नाभरज्जु। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना क्या कहलाता है? तो 64 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, मेनार्की कहलाता है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है कार्पस लुटियम से, अंडवाहिनियों से, गर्भाशय से, डी नाभिरज्जु से। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है, किससे होता है बताइए? तो 65 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो ऑप्शन है आपका ए, कार्पस लुटियम से होता है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका सही है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कार्पस लुटियम से होता है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बताइए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? ए स्त्री का X और Y, पुरुष का X, बी स्त्री का X और पुरुष का Y, सी स्त्री का Y और पुरुष का X, डी ऑप्शन है स्त्री का Y और पुरुष का Y। बताइए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो 66 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, स्त्री का X और पुरुष का Y। क्लियर आपको? स्त्री में गुणसूत्र जो होते हैं वो XX होते हैं, स्त्रियों में Y पाया नहीं जाता है, और पुरुषों में X और Y होते हैं। क्लियर आपको? तो अगर ये दोनों मिल गए X और Y तो बालक का जन्म हो। क्लियर है आपको? तो बालक का जन्म होता है। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? बताइए, ए गर्भाशय में, बी डिम्ब वाहिनी नली में, सी अंडाशय में, डी योनि मार्ग में। बताइए, निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? बताइए, 67 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 67 का बी ऑप्शन आपका सही है, डिम्ब वाहिनी नली में होती है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था की किस अवधि में प्रकट होती है? ए ऑप्शन है आपका 10वें सप्ताह में, बी 12वें सप्ताह में, सी 20वें सप्ताह में, डी 24वें सप्ताह में। गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था के किस अवधि में प्रकट होती है? तो 68 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 24वें सप्ताह में। क्लियर आपको? गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता क्या होती है ये आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर आप पुराने MCQ मॉक टेस्ट देखेंगे टॉपिक वाइज, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस अवस्था को डिंबावस्था कहा जाता है? मासिक धर्म से 1 सप्ताह तक, गर्भाधान से 4 सप्ताह तक,
गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, या डी जन्म से 2 सप्ताह तक? बताइए किस अवस्था को डिंबावस्था कहा जाता है? तो 69 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 69 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बवन तथा अतिसार से मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जल की, लौह की, वसा की, या कैल्शियम की? वमन तथा अतिसार से मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? 70 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, जल की कमी हो जाती है। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में जल की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है शरीर में यूरिया, टॉक्सिन आदि का पूर्णतः निष्कासन नहीं हो पाता है। बी ऑप्शन है पाचक रस असंतुलित हो जाते हैं। सी है शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है। डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके सही है? मानव शरीर में जल की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 71 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 71 का डी ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक ओमेगा 3 का प्रमुख स्रोत है? जौ, एलसी, चना, अरहर। ओमेगा 3 हमारे नसों में वसा को जमने नहीं देता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक ओमेगा 3 का प्रमुख स्रोत है? तो 72 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, अलसी का तेल। क्लियर है आपको? बी अलसी का तेल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है? ए हीमोग्लोबिन, बी श्वेत रक्त कण, सी प्लेटलेट्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है? तो 73 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 73 का ए ऑप्शन सही है, हीमोग्लोबिन करती है। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा तत्व शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है? ए आयरन, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके बताइए कौन सा तत्व शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है? तो 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 74 का डी ऑप्शन आपका सही है, फास्फोरस। क्लियर आपको? कौन सा तत्व शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है? डी फास्फोरस बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है? विटामिन B5, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 या नियासिन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है? बताइए। तो 75 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, नियासिन। क्लियर आपको? अब आपने 3/4 मॉक टेस्ट कर लिया है, बहुत ही जल्दी आप पूरा मॉक टेस्ट कर लेंगे। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, पर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। यानी कि संघर्ष हर कोई कर रहा है, आपको भी संघर्ष करते रहना चाहिए। इंसान का काम संघर्ष करना है, संघर्ष से भागना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? कभी भी स्वयं पर दया मत किया करिए, हमेशा खुद को एक योद्धा की तरह देखिए कि हर लड़ाई में मुझे आगे बढ़ना है, कोई भी मुश्किल आए उससे लड़ना है। जब ये विचार आप लेकर चलेंगे कभी भी खुद को कमजोर नहीं पाएंगे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? ये चावल, आलू, गन्ना, बी दाल, पालक, अंडे की जर्दी, सी पनीर, मछली, सोयाबीन, डी चुकंदर, मक्खन, मूंगफली। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? तो 76 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, चावल, आलू और गन्ना। क्लियर आपको? ये कार्बोहाइड्रेट के एक अच्छे स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका,
कार्बोहाइड्रेट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यह डीएनए तथा आरएनए का घटक होते हैं, शरीर में वसा के उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है, यह मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं। बताइए, कार्बोहाइड्रेट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 77 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, शरीर में वसा के उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है। क्लियर है आपको? यह कथन असत्य है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में ही शरीर में वसा का उपयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट अत्यंत आवश्यक है शरीर में वसा के उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन को बनाने वाले नाइट्रोजन से युक्त मूल इकाई को क्या कहते हैं? बताइए, प्रोटीन को बनाने वाले नाइट्रोजन से युक्त मूल इकाई को क्या कहते हैं? ए अमीनो अम्ल, बी ट्रायोस, सी पॉलीसेकेराइड्स, डी वसा। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रोटीन को बनाने वाले नाइट्रोजन से युक्त मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो 78 का जो सही ऑप्शन है आपका ए है, अमीनो अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपने शरीर के वजन बढ़ने के भय से भोजन न करने की बीमारी क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है बुलिमिया नर्वोसा, बी है एनोरिक्सिया नर्वोसा, सी है बेंज ईटिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, अपने शरीर के वजन बढ़ने के भय से भोजन न करने की बीमारी क्या कहलाती है? तो 79 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्या है? बी है, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, पोषक तत्वों से विमुक्त ऊर्जा का प्रयोग शरीर निम्नलिखित में से किन क्रियाओं के लिए करती है? ए आधारीय चयापचयी क्रियाओं के लिए, बी शारीरिक वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए, सी मांसपेशियों की क्रियाओं एवं गति के लिए, डी उपयुक्त सभी। बताइए, पोषक तत्वों से विमुक्त ऊर्जा का प्रयोग शरीर निम्नलिखित में से किन क्रियाओं के लिए करती है? तो 80 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे संघनित स्रोत है? ए अल्कोहल, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे संघनित स्रोत है, तो 81 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, वसा है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वसा। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा कहां संचित रहती है? ए अग्नाशय में, बी यकृत में, सी प्लीहा में, डी वसा ऊतक में। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा कहां संचित रहती है? तो 82 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, वसा ऊतक में संचित रहती है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए दुर्खिम को, बी पार्सन्स को, सी मर्टन को, डी हर्बर्ट स्पेंसर को। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो 83 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है आपका, डेहरडोफ का संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? ए चक्रीय सिद्धांत से, बी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत से, सी विकासात्मक सिद्धांत से, डी नव उद्विकास सिद्धांत से। बताइए, डेहरडोफ का संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? तो 84 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया? ए 2015 में, बी 2016 में, सी 2017 में, डी 2019 में। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 85 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 2017 में किया गया। क्लियर आपको? गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ 2017 में किया गया। अगर आपको इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए और अन्य सभी पीडीएफ चाहिए तो आप गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको डेली पीडीएफ मिलेगी और सभी पीडीएफ मिलेगी आपकी परीक्षा तक।
अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1993 में, डी 1995 में। बताइए, संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 86 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1995 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, डीपीटी की पहली खुराक जन्म के कितने दिन पर दी जाती है? 6 सप्ताह पर, 8 सप्ताह पर, 12 सप्ताह पर या 15 सप्ताह पर? बताइए, डीपीटी की पहली खुराक जन्म के कितने दिन पर दी जाती है? तो 87 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 6 सप्ताह पर। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? बताइए, 2014 में, 2012 में, 2018 में या 2021 में? बताइए, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? तो 88 का जो सही ऑप्शन है आपका वो क्या है? बताइए। तो आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी। यहां पर देखिए ए ऑप्शन लिख गया, यहां पर सी कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए ऑप्शन है 15 मार्च 2018, बी है 22 जनवरी 2014, सी 22 जनवरी 2015, डी 15 मार्च 2016। बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 89 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो सी है, 22 जनवरी 2015 को। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 मार्च 2018 को, 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2017 को, 5 मार्च 2016 को? बताइए, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 90 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 22 जनवरी 2015 को ही सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत भी की गई थी। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक हिस्सा थी। अगला प्रश्न है आपका, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए ऑप्शन है आपका 15 अक्टूबर 2016, बी है 31 जून 2016, सी है 18 फरवरी 2012 और डी ऑप्शन है आपका 12 अप्रैल 2005। बताइए, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 91 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए 2016, बी 2013, सी 2014, डी 2018। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 92 का। तो 92 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 2013 में हुई थी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए है। बताइए, विटामिन ए क्या है? एक वैक्सीन है, एक दवा है या सूक्ष्म पोषक तत्व है या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, विटामिन ए क्या है? तो 93 ये है, 93 का सी है, विटामिन ए क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? ए भुवनेश्वर में, बी कोची में, सी बड़ौदा में, डी मुंबई में? बताइए, भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? तो 94 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, मुंबई में की गई थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, खाद्य एवं कृषि संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन है वर्ष 1942, बी ऑप्शन है वर्ष 1948, सी ऑप्शन है वर्ष 1947, डी ऑप्शन है वर्ष 1945। बताइए, खाद्य एवं कृषि संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 95 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, वर्ष 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय परिवार नियोजक संघ कब बनाया गया?
1946 में, 1947 में, 1949 में या 1952 में? भारतीय परिवार नियोजक संघ कब बनाया गया? तो 96 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 1949 में। अगला प्रश्न है आपका, कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? ए परिवार नियोजन, बी महिला सशक्तिकरण, सी स्वास्थ्य, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो 97 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? ए है प्रतियोगी श्रव्य, बी है निष्क्रिय श्रव्य, सी है सक्रिय श्रव्य, डी है पूर्वाग्रही श्रव्य। बताइए, तो 98 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, सक्रिय श्रव्य। क्लियर है आपको? इसमें आपका इंटर साक्षात्कार आता है, संगोष्ठी आती है, ये सभी क्या होते हैं? सेमिनार होते हैं, जो ये सक्रिय श्रव्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल या पैरामीटर है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के लिए मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल या पैरामीटर है? ए अवरोध मुक्त संप्रेषण, बी सरल भाषा, सी आमने सामने का संपर्क, डी पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 91 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, पृष्ठपोषण या फीडबैक। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विलियमसन और हर्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। बताइए, विलियमसन और हर्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने पद होते हैं? बताइए, तो 100 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 6 पद होते हैं। क्लियर आपको? 100 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो 6 पद कौन कौन से होते हैं? एक होता है विश्लेषण, दूसरा होता है संश्लेषण, तीसरा होता है निदान, चौथा होता है पूर्व अनुमान, और पांचवा होता है परामर्श, और छठा होता है अनुवर्तनी। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका फुल मॉक टेस्ट 3। उम्मीद करता हूं आपको एक एक प्रश्न समझ में आया होगा और आपने पूरी ईमानदारी के साथ ये मॉक टेस्ट किया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा मॉक टेस्ट कैसा लगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर आपको? 100 एमसीक्यू फुल मॉक टेस्ट नंबर 3 आपको करा दिया गया है, और कमेंट करके बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए, कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए और कुल कितने प्रश्न आपके गलत हुए। इसका पूरा डिटेल में लिखिएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये पूरी मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।